हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में न्यूक्लियर फिजिक्स को समझेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, न्यूक्लियॉन्स का मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेडियस क्या है, डेंसिटी, वॉल्यूम, न्यूक्लियर फोर्स, इन सभी पैरामीटर पर आज हम चर्चा करेंगे। ये न्यूक्लियर फिजिक्स का फर्स्ट वीडियो लेक्चर है और इसे हम स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स आज का जो हमारा टॉपिक है, न्यूक्लियर फिजिक्स। फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स में सबसे पहले का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में न्यूक्लियॉन्स का। न्यूक्लियॉन्स का मतलब है वो पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले दो पार्टिकल हैं, एक को हम कहते हैं प्रोटॉन और दूसरे को कहते हैं न्यूट्रॉन। तो दो पार्टिकल हैं जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। इन दोनों पार्टिकल को कहते हैं न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। अब किसी भी न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो सकते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। और हम लोग अगर किसी एटम्स को लिखना चाहते हैं तो ZXA अगर लिखते हैं तो ZX में Z है नंबर ऑफ प्रोटॉन, Z को आप लिख देते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड A एटॉमिक वेट है तो एटॉमिक वेट इक्वल टू लिखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर आप कैलकुलेट करें तो A माइनस P लिख देंगे। इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब इनका मास कैलकुलेट करें या ये देखें कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियंस हो सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन की बात करता हूँ। अब हाइड्रोजन की अगर बात करता हूँ 1H1 लिखता हूँ तो इसमें एक केवल प्रोटॉन है, तो इस न्यूक्लियस में केवल एक ही प्रोटॉन है। अगर मैं इसके 1H2 की बात करता हूँ तो इसमें 1H2 में आप देख पाएंगे कि एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, तो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन हो गया। अगर मैं 1H3 की बात करता हूँ तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक प्रोटॉन है दो न्यूट्रॉन है, तो एक प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन दो हो गए। किसी भी न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्विवेलेंट होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और वो होगा एटॉमिक वेट के इक्विवेलेंट। जैसे मैं 2He4 का एक एग्जांपल लेता हूँ हीलियम का, तो हीलियम में चार नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं जिनमें से दो प्रोटॉन होंगे, तो प्रोटॉन प्रोटॉन दो हो गए, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन दो हो गए। जैसे मैं और एग्जांपल लेता हूँ किसी भी ऑक्सीजन एटम्स का एक एग्जांपल लेता हूँ, लास्ट में 8O16 ले लेता हूँ, तो इसमें 16 नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे। और 16 नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बनाने के लिए मुझे न्यूक्लियस का जो साइज है वो बड़ा करना पड़ेगा। तो बड़ा करने के लिए 8 प्रोटॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो गए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स को। अब हम लोग ये देखेंगे इनका मास किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। और न्यूक्लियस का मास कैलकुलेट करने के लिए इसमें एक यूनिट है जिसे हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। तो हम लोग सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे, मास किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। मास ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मास किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब न्यूक्लियस का मास कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक तो प्रोटॉन है, दूसरा न्यूट्रॉन है। इनका मास कैलकुलेट कर लेते हैं। तो प्रोटॉन का जो मास है वो हाइड्रोजन एटम्स के न्यूक्लियस के मास के इक्विवेलेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम्स में एक ही नंबर ऑफ न्यूक्लियस है जिसे प्रोटॉन कहते हैं, तो प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा 1.0028 या 2778 AMU या U केवल लिख दें। एंड न्यूट्रॉन का अगर हम मास देखते हैं तो न्यूट्रॉन का मास इसके तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है, तो मैं लिखता हूँ 1.008626 AMU या U लिखते हैं। आप इसे यूं समझें कि एक AMU
इक्वल टू 1 U आप इक्विवेलेंट में लिख सकते हैं और 1.67 10 पावर माइनस का 27 kg लिख देते हैं इस तरह से। एटॉमिक मास यूनिट AMU। अब प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन के मास से थोड़ा कम होता है, माने प्रोटॉन थोड़ा हल्का है, न्यूट्रॉन थोड़ा भारी है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि न्यूट्रॉन का मास थोड़ा ज्यादा है एज ए कंपेयर टू प्रोटॉन के मास से। और अगर इस छोटी सी वैल्यू को इग्नोर करें तो हम ये समझेंगे कि दोनों का मास इक्विवेलेंट है और दोनों का मास AMU के बराबर है। अगर हम इस छोटी सी वैल्यू को इग्नोर करें तो हम ये कहेंगे कि प्रोटॉन का मास इक्विवेलेंट बराबर है न्यूट्रॉन के मास के और इक्विवेलेंट है 1 AMU के बराबर है, यानी 1 AMU के बराबर है 1U के बराबर है और ये है 1.67 10 पावर माइनस का 27 kg बराबर है। और अब किसी भी न्यूक्लियस का मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब आपको पता है कि उस न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, हर एक न्यूक्लियॉन्स का मास 1 AMU है। अगर मैं ये तौर तरीका अपनाता हूं तब की बात है। हर एक न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियॉन्स हैं, मीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, उन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास 1 AMU के बराबर है। अब किसी भी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, सपोज दैट 16 है, तो उसका मास हो जाएगा 16 AMU यानी 16U हो जाएगा। किसी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, सपोज दैट 100 है, तो उस न्यूक्लियस का मास 100 AMU हो जाएगा, 100 AMU हो गया। यानी अगर मैं किसी भी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को ले लेता हूं, सपोज दैट 27 ले लेता हूं, तो उसका मास हो जाएगा 27 AMU, या U आप लिख दें, इसे आप लिख सकते हैं 27U लिखते हैं। यानी अब अगर इस कंसेप्ट में अगर देखूंगा तो न्यूक्लियस का मास उतने ही AMU होगा जितने उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इस तरीके से ये इनका मास हो गया। अगर इस चीज को इग्नोर करते हैं, अगर नहीं इग्नोर करेंगे तो फिर इक्विवेलेंट नहीं होगा। इसी सिचुएशन के आधार पर तो फिर मास डिफेक्ट बनता है, वहां से हम बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। ये है प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास। फिर इसके बाद हम रेडियस को कैलकुलेट करना सीखते हैं, किस तरह से रेडियस को कैलकुलेट करते हैं। रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, और रेडियस को किस तरह से कैलकुलेट कर पाएंगे आप? थर्ड पॉइंट, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, रेडियस हमें कैलकुलेट करना है। तो रेडियस में हम लोग सबसे पहले हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस की रेडियस कैलकुलेट करेंगे, फिर हीलियम की, लिथियम की, किसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग रेडियस को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसमें से सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स की न्यूक्लियस को, यानी हाइड्रोजन का जो एटम्स है 1H1, इसकी रेडियस हमें कैलकुलेट करना है। अब इसकी रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए हमें न्यूक्लियस को बनाना पड़ेगा। इसमें केवल एक ही प्रोटॉन है। अब एक प्रोटॉन होने की वजह से इसको मैं इस तरह से बना सकता हूं, और ये रेडियस हो गई R0 की वैल्यू लिखते हैं 1.2 m यानी फेक्टोमीटर, और फेक्टोमीटर को जब आप चेंज करेंगे तो 1.2 10 पावर माइनस 15 मीटर, 10 पावर माइनस 15 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास हाइड्रोजन की जो हाइड्रोजन एटम्स का जो न्यूक्लियस है उसकी रेडियस मिल जाएगी 1.2 FM मीन 1.2 फेक्टोमीटर, मीन 1.2 10 पावर माइनस 15 फेक्टोमीटर हो जाएगा। और अगर मैं कोई दूसरा एग्जांपल लेता हूं, और दूसरे एग्जांपल में मैं किसी ऐसे न्यूक्लियस को डिसाइड करता हूं जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ज्यादा हैं, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ज्यादा होने की वजह से मैं हाइड्रोजन को डिसाइड न करके मैं इस बार हीलियम को डिसाइड करता हूं 2He4। अब 2He4 में आप देख पा रहे हैं कि इसमें से 4 नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, जिसमें से 2 प्रोटॉन हो गए और 2 न्यूट्रॉन हो गए। अब इसकी रेडियस थोड़ी और ज्यादा है एज ए कंपेयर टू R0, इसकी वैल्यू और ज्यादा हो गई बिकॉज इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ज्यादा है। आप ऐसा समझे, एक थैला है मेरे पास, उस थैले में बॉल को रखना है। अब अगर बॉल कम है तो थैला छोटा होना चाहिए, लेकिन अगर बॉल हमें ज्यादा रखनी है उस थैले में
तो थैले का साइज बड़ा होना चाहिए, तब उस थैले के अंदर वो बॉल आ पाएंगी। और बॉल का मतलब यहाँ पर न्यूक्लियॉन्स से हो गया। तो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे, ज्यादा होंगे जितने, उस न्यूक्लियस की रेडियस उतनी ही ज्यादा होनी चाहिए। रेडियस ज्यादा होने की वजह से उसका एरिया ज्यादा होगा, उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम ये कह सकते हैं। यहां अगर समझने के लिए तीसरा एग्जांपल ले सकते हैं। तीसरे एग्जांपल में मैं ऑक्सीजन को अगर लेता हूं, 8O16 लेता हूं, तो इसको मुझे इस तरह से बनाना पड़ेगा, बिकॉज इसमें 16 नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, जिनमें से 8 प्रोटॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 8 न्यूट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और आप इसको देख पा रहे हैं कि इसकी रेडियस और ज्यादा है इसके कंपेयर में, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ज्यादा हैं। आप ऐसा समझे कि किसी क्लास के अंदर जितने स्टूडेंट ज्यादा बैठेंगे, क्लास का जो वॉल्यूम है, क्लास की जो बैठने की जगह है, वो ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए हम ये कह सकते हैं बड़े विश्वास के साथ कि जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस का, वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब है एटॉमिक वेट, क्योंकि जितना एटॉमिक वेट होगा उस एटम्स का, उतने ही नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे। और क्योंकि न्यूक्लियस स्फेरिकल डिजाइन में होता है, स्फेयर जैसा होता है, इसलिए स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r³ लिख सकते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा a के, यानी a मेन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, इस तरह से हो जाएगा। अब 4/3 ये कांस्टेंट है, इधर आ जाएगा, कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, r³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a हो जाएगा। और अगर आप r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो a पावर 1/3 हो जाएगा। और इसे अगर और थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे तो r इक्विवेलेंट r0 a की पावर 1/3 इस तरह से लिख पाएंगे। और ये हो गई हमारे पास वैल्यू। r0 हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस की रेडियस है, इसको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, ये आप समझ गए। r उस न्यूक्लियस की रेडियस है जिसका आप वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, और उसी न्यूक्लियस का एटॉमिक वेट हो गया जिस एटम्स की आप रेडियस कैलकुलेट करना चाहते हैं, जिस एटम के न्यूक्लियस की आप रेडियस कैलकुलेट करना चाहते हैं, चाहे वो हाइड्रोजन का हो या लिथियम का हो, बेरिलियम हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो या यूरेनियम हो, थोरियम हो, कोई भी न्यूक्लियस हो। उस न्यूक्लियस की रेडियस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास a की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। r0 तो कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू फिक्स है, ये 1.2 फेक्टोमीटर है। इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं इसकी डेंसिटी को। अगर हम लोग इसकी डेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे तो किस तरह से कैलकुलेट कर पाएंगे, या इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास एल्यूमिनियम हमारे पास है 13, एल्यूमिनियम 27 है, और इसकी हमें रेडियस कैलकुलेट करना है। और रेडियस कैलकुलेट करने के लिए इसमें से 27 नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे, तो प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, प्रोटॉन, इस तरह से 13 हमारे पास प्रोटॉन होंगे यहाँ पर, और 14 यानी 14 न्यूट्रॉन होंगे। अब इसकी रेडियस कैलकुलेट करना है, तो रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे, r हो गई, वैल्यू पुटअप करते हैं, r इक्वल टू r0 a की पावर 1/3, r इक्वल टू r0 की वैल्यू है 1.2 10 पावर -15 मीटर, एंड a की वैल्यू आपके पास है 27 है। 1/3 आप लिखेंगे 1.2 10 पावर -15, एंड इस तरह से आप लिख सकते हैं 27 को आप लिखते हैं 3 की पावर 3 एंड होल पावर 1/3, एंड 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 का 1.2 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो इधर हो जाएगा 3.6 10 पावर -15 मीटर हो जाएगा, यानी 3.6 FM यानी फेक्टोमीटर। इसकी रेडियस इतनी आ जाएगी, जबकि हाइड्रोजन एटम्स की जो रेडियस है वो केवल एक प्रोटॉन है,
केवल 1.2 फेक्टोमीटर है और इसकी रेडियस हो गई 3.6 फेक्टोमीटर हो गई। बिकॉज इसकी रेडियस ज्यादा है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी ज्यादा है। अब इसका मास कैलकुलेट करना चाहते हैं, मास तो कैलकुलेट कर चुके हैं, अब हम इसकी डेंसिटी वगैरह कैलकुलेट करना चाहते हैं एंड न्यूक्लियर फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये ध्यान रखना है कि न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है सभी न्यूक्लियस के लिए सेम होती है, बिकॉज डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम।